मैं डॉक्टर अवधेन्द्र प्रताप सिंह, एकेडमिक काउंसलर इग्नू लखनऊ और सहायक आचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, ये आज का दूसरा व्याख्यान है। BH DLA 135 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम BA स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है, उस पर आधारित ये दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा और विविध प्रयोग के अंतर्गत आने वाले हिंदी का प्रयोजन और उसका स्वरूप। इसके पूर्व के व्याख्यान में हम लोगों ने बात की थी कि हिंदी भाषा और विविध प्रयोग के अंतर्गत कि भाषा की आवश्यकता क्यों है, भाषा क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की दुनिया क्या है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हिंदी की लिपि का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, उत्तरोत्तर उसका विकास कैसे होता गया, ये स्पष्ट हो गया होगा। फिर हिंदी की मूलभूत दुनिया क्या है, उन लिपियों का वैज्ञानिक आधार क्या है और ध्वनियों के पीछे क्या वैज्ञानिकता है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाला था। आज की चर्चा मुख्य रूप से हिंदी का जो प्रयोजनमूलक स्वरूप है उस पर केंद्रित रहेगा। इसके पूर्व में हम एक सिंहावलोकन कराना चाहेंगे कि हिंदी भाषा का जो विविध प्रयोग है विविध क्षेत्रों में, वो किन रूपों में है, उसकी सार्थकता किस प्रकार से है और वो उसे और अधिक सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। इसके अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि हिंदी की लिपि के बारे में हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से लिपि का कालांतर में विकास हुआ और उसके साथ साथ जो हिंदी की दुनिया है, हिंदी की वर्णमाला जिनकी संख्या मूल रूप से 52 बताई गई है, स्वर और व्यंजन मिला करके, उन ध्वनियों के अनुरूप किस प्रकार से लिपिबद्धता की गई है, इस पर भी विचार किया गया था। और आज के व्याख्यान का केंद्र उसके आगे हिंदी का प्रयोजन स्वरूप है, उस पर विचार करेंगे। इससे पूर्व आपको जो पूरा पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा और विविध प्रयोग का, उसे दृष्टावलोकन कर लेना आवश्यक है। जैसा कि आप अवगत हैं कि ये 2 खंडों में विभक्त है। BH DLA 135 का पाठ्यक्रम खंड 1 के अंतर्गत कुल 7 इकाइयाँ हैं और इसी प्रकार से 6 इकाइयों के अंतर्गत खंड 2 को समायोजित किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे खंड 1 के अंतर्गत जो हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप है उस पर विचार करेंगे। तो प्रयोजनमूलक स्वरूप से आशय क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, प्रयुक्ति की संकल्पना क्या है प्रयोजनमूलक के अंतर्गत और प्रयुक्ति का आधार क्या है। इसके साथ ही साथ विषय क्षेत्र या संप्रेषण का तरीका या वक्ता और श्रोता या लेखक और जो पाठक की स्थिति है वो किस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से भाषा प्रयोग और औपचारिक अनौपचारिक स्थिति भाषा की क्या होती है, इस पर विचार करेंगे। हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजनमूलक हिंदी का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे विशेष रूप से आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता आखिर विद्यार्थियों को क्यों पड़ती है, प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर क्या है, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी के बीच में अंतर क्या है, एकरूपता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो स्वाभाविक रूप से एक पाठक के अवचेतन में उत्पन्न होते हैं, जिनके समाधान करने का प्रयास आज के व्याख्यान में करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का विविध स्वरूप हमें उसके अंतर्गत दिखाई देता है। जैसे वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, वैज्ञानिकी और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप क्या है, कार्यालयी हिंदी भाषा क्या है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी की गति क्या है, प्रगति क्या है और वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, संचार माध्यमों में हिंदी की स्थिति या विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी भाषा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और उसकी उपयोगिता कितनी है, आज के समय में वो कितनी प्रगतिशील है। इन सारी विधियों पर हम आज के व्याख्यान में विचार करने का प्रयत्न करेंगे।
प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में मूलभूत अंतर है। उन अंतरों पर भी हम स्पष्ट रूप से प्रकाश डालना चाहेंगे। इसी प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, उससे परिचित होंगे, और प्रयुक्ति क्या है और उसकी निर्मिति का जो मूलभूत आधार है वो हमें स्पष्ट हो जाएगा। और ऐसी कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होती है वो स्पष्ट हो जाएंगी। हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप कौन से हैं, हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों में किस प्रकार से ये भिन्न है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की प्रयोजन परक प्राकार के बारे में पढ़ना या पढ़ाना निश्चित रूप से बहुत रुचिकर है। आपके मन में ये एक स्वाभाविक सवाल उठ रहा होगा कि प्रयोजन परक या प्रयोजन मूलक भाषा से आखिर आशय क्या है। इसका समाधान खोजने का हम आज के व्याख्यान में प्रयत्न करेंगे। प्रयोजन मूलक भाषा की आखिर जरूरत क्या है, उसके प्रयोजन कौन कौन से हैं और प्रयोजन परकता किन आधारों पर निर्धारित होती है, इस पर विचार करेंगे। एक प्रयोजन दूसरे प्रयोजन से किस प्रकार भिन्न होता है, जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप और उसकी जो विशेषताएं हैं उस पर विशेष रूप से चिंतन करेंगे। प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य क्या है, हमें सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रयोजन शब्द से आशय है कि कोई लक्ष्य या कोई उद्देश्य है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा है जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। यूँ तो भाषा का प्रयोजन सदैव ही विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, चाहे वह व्यक्ति मौलिक रूप से किसी हो या लिखित रूप में हो। लेकिन जब हम प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसका सीधा तात्पर्य होता है प्रयोजन विशेष के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो इसका सीधा अर्थ है कि प्रयोजन विशेष के लिए जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोजन मूलक के अंतर्गत हम उसे रेखांकित कर सकते हैं। जैसा विदित है कि हम अपने दैनंदिन जीवन में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, जैसे पारिवारिक जीवन की भूमिका, व्यावसायिक जीवन की भूमिका। हमारा भाषा व्यवहार इस भूमिका के आधार पर निर्धारित होता है। हम अपने माता पिता के रूप में या संतान के साथ या मित्रों के साथ एक अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपने कार्यालय में होते हैं, जब हम किसी विशेष तरह के आयोजन में शिरकत कर रहे होते हैं, शामिल हो रहे होते हैं, अपने विचार रख रहे होते हैं, उस तरह वहाँ पर हमारी भाषा का व्यवहार एकदम भिन्न होता है। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हम दो तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अध्यापकीय जीवन में या सहयोगी कर्मचारियों से जब बातचीत करते हैं तो हमारी एक भिन्न प्रकार की भाषा होती है। पहले व्यवहार में अनौपचारिकता होती है, जबकि दूसरे व्यवहार में हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम अपने सामान्य जीवन में, सामान्य दिनचर्या में होते हैं तो हम एक अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो अनौपचारिक भाषा होती है, जिसमें कोई लाभ लपेट नहीं होता है, जिसमें किसी तरह का कोई 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 उसका मानक या निर्धारित स्वरूप नहीं होता है। हमें जो सहजता लगे, जिस रूप में हम अपनी वाणी को व्यक्त कर पाते हैं, विचारों को, उसको उस भाषा में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपनी वाणी का, अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो भाषा भिन्न होती है। और यहाँ पर प्रयोजन मूलक भाषा से हमारा लक्ष्य यही है कि प्रयोजन मूलक के लिए एक विशेष अवसर पर, एक विशेष प्रयोजन के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ध्यान देने की बात होगी कि जब हम डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं या बैंक में खाता खुलवाते हैं या फिर राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ हम जो बातचीत करते हैं उसकी भाषा में, और अपने मित्र अथवा पारिवारिक जनों के साथ मिलकर जो बातचीत करते हैं उस भाषा में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। उसी प्रकार चिकित्सीय भाषा या बैंक या कार्यालयिक भाषा में भी भिन्नता हमें दिखाई देती है। और औपचारिकता के अलावा भी कोई भी खास बात होती है, वह खास विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग हम ऐसी स्थिति में करते हैं। कार्यालय विशेष में कार्यरत सभी लोग जिस शब्दावली का व्यवहार करते हैं वह उसके बाहर आम जीवन के
अवसर पर प्रयुक्त होने वाली भाषा से पूर्णतया भिन्न होती है। इस प्रकार किसी व्यवसाय या कार्यक्षेत्र के लोगों के द्वारा उस व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र के प्रयोजनों के इस्तेमाल की जाने वाली जो प्रयोजनमूलक भाषा है, वो प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। मसलन डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, व्यापारी, पत्रकार आदि के कार्यक्षेत्रों से संबंधित जो भाषा है, उसके विशिष्ट स्वरूप को हम प्रयोजनमूलक कह सकते हैं, क्योंकि यह उनके व्यवसाय या कार्यों के विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है या इस्तेमाल होती है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि किसी भाषा का जो प्रयोजन है या प्रयोजनमूलक उसका जो स्वरूप है, उस भाषा के मूल यानी जो शब्द संरचना है, उसकी पदावली है या अन्य व्याकरणिक रूपों से पूर्णतया भिन्न होती है, बल्कि भाषा के इस व्यापक रूप के भीतर ही वह कहीं न कहीं विद्यमान होती है। उसके विविध प्रयोगों क्षेत्रों से हम उसके आधार को निर्मित करते हैं। जैसे कानून और न्याय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा जो भाषा प्रयुक्त होती है या विज्ञान के क्षेत्र में जो भाषा प्रयुक्त होती है, वो उससे एकदम भिन्न होती है। इस तरह जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करेंगे, तो मूल भाषा होगी हिंदी और विविध प्रयोजनों के प्रयोग उसके रूप जो होंगे वो प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आएंगे। हमें विश्वास है कि आपका प्रयोजनमूलक हिंदी और जो सामान्य हिंदी है, उसके अंतर का विभेद आपका स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों जो प्रयोजनमूलक अंग्रेजी या बंगला या जापानी की बात होती है, उस पर भी ये बात वैसे ही लागू होती है जैसे हिंदी पर लागू होती है। यानी कि हर भाषा का जो अपना प्रयोजनमूलक स्वरूप है, वो पूर्णतया अलग तरह का है, एकदम औपचारिक रूप उसका होता है, और सामान्य जीवन में जिस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो अनौपचारिक होती है और उससे बहुत भिन्न होती है। जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवहार में लाए जाने वाले जो भाषा के रूप के कारण है प्रयोजनमूलक भाषा, तो व्यवहारिक भाषा भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में हम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी को फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। अतः ध्यान रखने की बात है कि प्रयोजनमूलक हिंदी या व्यवहारिक हिंदी एक दूसरे का पर्याय है, एक दूसरे के पर्याय के रूप में ही आज उसका प्रयोग है, उसका चलन है। हिंदी के संदर्भ में जो व्यवहारिक अथवा प्रयोजनमूलक विशेषण का प्रयोग अपेक्षाकृत नया प्रयोग है। इसका एक ऐतिहासिक कारण है कि, और वह कारण यह है कि इसका जो विविध प्रयोजन के लिए सामान्य प्रयोग है अपेक्षाकृत, वो नई घटना है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियां या साहित्यिक परख या बोलचाल का रूप जितना पुराना है, उतना अन्य प्रयोजन रूप नहीं है हिंदी का। हालांकि अंतर्देशीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी बहुत समय से देश की संपर्क भाषा रही है, देश की संपर्क भाषा का दायित्व निभाती रही है। लेकिन आधुनिक काल में आकर के उसने कई नए दायित्वों का वहन किया है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में आने से आधुनिक शिक्षा, पत्रकारिता के विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ की राजभाषा के रूप में उसकी स्वीकृति हुई है, उसकी पहचान स्थापित हुई है। देश में औद्योगिकी विकास आदि कारणों से या हिंदी भाषा को नए दायित्वों से गुजरना पड़ा है। उसके विभिन्न प्रयोजन क्षेत्र विकसित हुए हैं और नित्य हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं से उस प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को ही उद्घाटित करता है, उसकी विविधता को दिखाता है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा और उसका जो प्रयोग है, विविध प्रयोग है विविध क्षेत्रों में, वो हमारे सामने उभर कर आता है। जैसे जैसे नए क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भाषा विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप नई नई प्रयुक्तियाँ विकसित होती जाती हैं। इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप निर्धारित होता है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे विद्यार्थियों के मन में उठ रहा होगा, आखिर प्रयुक्ति क्या है और उसके पठन के लिए, उसके पढ़ने की आवश्यकता क्या है? ये विचारणीय प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग प्रयुक्ति जानेंगे कि आखिर प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रयुक्ति की वास्तविक अर्थवत्ता क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका उपयोग क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसकी सार्थकता क्या है।
प्रयोजनमूलक हिंदी में भाषा के रूप में, भाषा प्रयोग के रूप में। तो प्रयुक्ति का जो सीधा अर्थ है इस शब्द का, वो प्रयुक्त से बना हुआ है, और प्रयुक्त का अर्थ है कि बार बार जो प्रयोग में लाया जाता है, बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है, एक ऐसी भाषा जिसका बारंबार हम लोग प्रयोग करते हैं, और जो रूप जिस क्षेत्र में लगातार प्रयुक्त होता है उसे उस क्षेत्र विशेष की हम प्रयुक्ति कहते हैं। बात मैं समझता हूँ कि बात स्पष्ट हो गई होगी कि प्रयुक्ति से आशय है कि जिन शब्दों का हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, निरंतर प्रयोग करते हैं, जिस विशेष क्षेत्र में उस शब्द का बारंबार प्रयोग करते हैं, प्रयुक्ति का सीधा अर्थ उसी से है। हिंदी में वस्तुतः यह शब्द अंग्रेजी के रजिस्टर्ड शब्द के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए भाषाविदों ने रजिस्टर यानी जो प्रयुक्ति की संकल्पना की है, सामाजिक स्तर भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारित करता है। जैसे व्यापारियों की भाषा, कचहरी की भाषा के अलग अलग मुहावरे होते हैं, उनकी शब्दावली भिन्न होती है, और हर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में उसकी अपनी शब्दावली होती है, वही पठन पाठन के क्षेत्र में शिक्षक के सामने उसकी अपनी शैली होती है, अपनी भाषा और भाषिक संरचना होती है। एक बधे बधाए स्वरूप में या भाषा में वो उस विषय पर चर्चा करता है, उस पर बातचीत करता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि विविध स्थितियों और विषय क्षेत्रों में भाषा का जो व्यवहार है वो एक निश्चित पद्धति पर होता है, जो क्षेत्र विशेष के समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत होता है। प्रयोजनमूलक भाषा के विविध रूप इन प्रयुक्तियों पर निर्धारित होते हैं। सामाजिक स्तर की भूमिका के भेद के कारण भाषा का अंतर यद्यपि काफ़ी छोटे या सीमित स्तर पर हम देख पाते हैं। जैसे बच्चे की भाषा की अगर हम बात करें, या स्त्रियों की भाषा, या पुरुषों की भाषा, या जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनकी भाषा, श्रमिकों की या मिल मालिकों की भाषा, तो इनकी विविध भाषाओं का भाषा प्रयोग का यदि हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि बहुत सीमित शब्दावली में या उस क्षेत्र विशेष से संबंधित शब्दावली में ये अपने सारे विचारों का या अपने संप्रेषण का या अपने विचारों के आदान प्रदान का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह भेद प्रयुक्ति का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रयुक्ति का संबंध एक स्तर पर व्यवसाय या आजीविका के विशेष संदर्भ में होता है, और उस व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों की जो भाषागत समानता है उसके आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। इस बात को हम और स्पष्ट करना चाहेंगे। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे वैज्ञानिक हिंदी को लें तो प्रयोगशाला में कार्यरत जो वैज्ञानिक हैं या उसके तकनीकी जो सहायक हैं, वो विज्ञान के क्षेत्र में लेखक, अध्यापक या विद्यार्थी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्र की भाषा से परिचित होंगे, उनमें अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो उनसे वो अवगत होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रयुक्ति का आधार है उसे समझ लेना ज़्यादा आवश्यक है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि प्रयुक्ति क्या है, और प्रयुक्ति की जो निर्मिति है, रजिस्टर की जो निर्मिति है, जो किस प्रकार से बनती है, उस पर हम लोगों ने विचार किया। अब हम इस पर विचार करते हैं कि जो प्रयोग की विशेषताओं के आधार पर किसी भाषा के अंतर्गत जो प्रयुक्तियाँ या रजिस्टर बन जाते हैं, क्या एक प्रयुक्ति दूसरे प्रयुक्ति से सर्वथा भिन्न होती है, या इन प्रयुक्तियों को किस आधार पर निश्चित या निर्धारित किया जाता है, इस पर विचार करेंगे। प्रयुक्ति चूँकि भाषा के भीतर की विशिष्ट भाषा रूप होता है प्रयुक्ति, अतः उस भाषा की जो व्यापक विशेषताएं होती हैं वो उस प्रयुक्ति में निहित होती हैं, अर्थात विभिन्न प्रयुक्तियों की जो शब्दावली है उसे वो मिलकर बनी होती है। भाषा की शब्दावली विभिन्न प्रयुक्तियों से मिलकर के बनी होती है, और भाषा की जो संरचना है मुख्य रूप से, और उसका जो सामान्य मुहावरा है वो प्रयुक्तियों में स्थित होता है, मौजूद होता है। इसीलिए एक प्रयुक्ति की दूसरी प्रयुक्ति में अंतः प्रवेश बराबर होता रहता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमें साहित्यिक लेखन में विज्ञान, दर्शन या गणित की शब्दावली का समावेश आमतौर पर देखने को मिलता है, उसी प्रकार हमारी
शब्दावली प्रयुक्ति का महत्वपूर्ण आधार होती है। प्रयुक्ति के निर्धारण में वह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और इस निर्वहन को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो क्षेत्र विशेष की जो विशिष्ट शब्दावली होती है उसमें ये प्रयोग होता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आज विज्ञान के शब्द का प्रयोग हम सहज रूप से करते हैं। दूसरे रूपों में हम देखते हैं कि शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक विशेष उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं, जैसे पद शब्द है। कविता में जब हम पद की बात करते हैं जो वो छंद विशेष के रूप में प्रयोग होता है, वही आम बोलचाल की भाषा में जब हम पद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो पैर के संदर्भ में प्रयोग हो जाता है। और व्याकरण में जब हम आते हैं और व्याकरण में जब हम पद शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका जो अर्थ है वो अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र में जब हम पद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हम उसके किस ओहदे पर है या किस पद पर उसकी नियुक्ति है इस तरफ इशारा करता है। यानी कि शब्द एक है और उसके विविध प्रयोगों के आधार पर उसका शब्द निर्धारण होता है। तो शब्दावली के अतिरिक्त और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं जिनसे प्रयुक्तियों को पहचाना जा सकता है या प्रयुक्ति का निर्धारण किया जा सकता है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। विषय क्षेत्र की अगर बात करें, भाषा तत्व और बोधन के अंतर्गत हिंदी प्रयोजन मूलक के स्वरूप के निर्धारण के संदर्भ में तो भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाए वह विषय विशेष या संदर्भ विशेष के भाषा स्वरूप को निर्धारित करता है। और उस क्षेत्र विशेष की जो शब्दावली है, वाक्य संरचना है, वह अपने ढंग की होती है जो अपने विशेष अर्थ में काफ़ी सार्थक और परिपाटीबद्ध होती है। जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की, जैसे कचहरी की भाषा हुई, न्यायालय की भाषा को अगर हम लें तो न्यायालयों में जो इस्तेमाल होने वाली हिंदी है उसमें अधिकतर शब्द आज भी उर्दू शब्दों के प्रयोग होते हैं। उर्दू शब्द की वहाँ बहुलता होती है। वाक्य विन्यास भी अपने ढंग का होता है, एकदम भिन्न तरह का होता है। उसको हिंदी व्याकरण से अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ महसूस होंगी, लेकिन वहाँ पर चूँकि उसका व्यवहारिक स्वरूप दूसरा है इसलिए उसके व्याकरणिक पक्ष पर हम प्रकाश नहीं डालते हैं, ना तो उसका व्याकरण का वहाँ पर बंधन ही स्थापित करना चाहते हैं। जो चलन में है, जो व्यवहार में है, उसका अलग स्वरूप ही होता है। भाषा औपचारिक होने के साथ ही साथ अर्थ की भी एक निश्चितता होती है। उदाहरण के लिए जैसे बनाम है, शब्द सुनते हुए दो ऐसे पक्षों का ध्यान आ जाएगा जिसके बीच कोई मुकदमा चल रहा होता है, लेकिन बनाम के स्थान पर कोई अन्य शब्द नहीं रखा जा सकता है। यानी कि जो बनाम शब्द है वो उसी के लिए निर्धारित है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में कोई किसी विचारों पर सहमति बनेगी या असहमति बनेगी या कुछ लिखा पढ़ी होती है तो अमुक बनाम अमुक शब्द का ही प्रयोग हम वहाँ करते ही पाते हैं। जैसे राम सिंह बनाम केसरी सिंह या राम बनाम श्याम कहने से शब्दों के जो विवादाही मामले हैं वो ध्वनित होते हैं, उनकी ध्वनि निकलती है, यानी कि उनके बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उसको रेखांकित करता है। इसी भाग न्यायालय में जब वादी या प्रतिवादी पक्ष की हम बात करते हैं या वादी और प्रतिवादी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें यह आदेश दिया जाता है या कहा जाता है। न्यायालयों में हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी को बुलाने के लिए हमेशा एक ही शब्द का प्रयोग होता है कि हाजिर हो। लेकिन कोई सार्वजनिक सभा चल रही हो और वहाँ पर हम मंच पर आकर के कहे कि हाजिर हो तो बड़ा अटपटा लगेगा और बहुत अव्यवहारिक प्रयोग माना जाएगा। यानी कि हाजिर शब्द का अर्थ एक होते हुए भी संबोधित के तौर पर कि हम किसी को बुलाना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति हो, लेकिन जब न्यायालय की अदालत में किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए हाजिर शब्द है। और वहीं पर जब हम सामान्य मंचों पर या किसी कार्य विशेष के मंच पर आकर के किसी को संबोधित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, मंच पर बुलाते हैं तो उसकी शब्दावली एकदम भिन्न हो जाती है। मंच पर आए या मंच पर आने का कष्ट करें या अनुरोध है कि आप मंच पर आकर अपने विचारों को व्यक्त करें और हमें अनुग्रहित करें, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो ये भिन्नता हम लोग देखते आ रहे हैं। इसी प्रकार से संप्रेषण का जो तरीका है वो भी एकदम भिन्न होता है। संप्रेषण का तरीका भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करने
महत्वपूर्ण घटक है, निर्वहन करता है। मौखिक और जो लिखित संप्रेषण के अनुसार हमारी जो शब्दावली है या लहजा है या वाक्य विन्यास है या वाक्य संरचना है या अनुतान या लहजा है, वो बिल्कुल भिन्न होता है और उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। लिखित रूप में औपचारिकता या सतर्कता दोनों ही बढ़ जाती है जब हम किसी बात को लिखने बैठते हैं या लिख करके उसको संप्रेषित करने जाते हैं, तो हमारी जो चैतन्यता होती है, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, वो और अधिक बढ़ जाती है और हम वहाँ बहुत सतर्क होते हुए दिखते हैं। इसी प्रकार वक्ता और श्रोता या लेखक और पाठक की जो स्थिति होती है रोज प्रयोजनमूलक हिंदी में, वो भी हमें सामान्य जीवन के तौर तरीकों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। जैसे संप्रेषण लिखित हो या मौखिक हो, इस बात का बहुत असर पड़ता है कि कौन किससे किस बात पर बात कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आयुर्विज्ञान संस्थान का एक डॉक्टर मरीज की नाजुक हालत और उसके उपचार के संबंध में सहयोगियों से जो राय मशवरा करता है और या अनुसंधान के समय जो आलेख विद्वान मंडली प्रस्तुत कर रहे होते हैं और उनकी भाषा के वाक्य विन्यास, लहजे आदि में हमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जब एक डॉक्टर अपने मरीज के संदर्भ में अपनी सहयोगी से बात करता है तो भाषा बिल्कुल भिन्न होती है और एक बधी बधाई लीक पर या पैटर्न पर उसमें संवाद होता है। वहीं पर जब हम किसी अनुसंधान के क्षेत्र में, किसी रिसर्च के क्षेत्र में या किसी विशेष संदर्भ में, विशेष प्रयोजन पर आयोजित किसी कार्यक्रम में जब उसी भाषा का प्रयोग करते हुए देखते हैं तो उसे एकदम भिन्न दिखाई देता है। मसलन डॉक्टर जब उस बात को किसी से साझा करता है तो उसकी भाषा का या उतार चढ़ाव रहता है, वो भी सामान्य जनजीवन की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से बिल्कुल भिन्न होता है। इस तरह भाषा प्रयोग की जो औपचारिकता है या अनौपचारिक स्थिति है, उस पर हमें विचार कर लेना चाहिए कि हर बार प्रयोजनमूलक हिंदी में हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं कि भाषा प्रयोग की जो औपचारिक स्थिति है और उसी के समानांतर जो अनौपचारिक स्थिति है वो किन रूपों में है और किन रूपों में प्रयुक्त होने के कारण उसमें जो भिन्नता दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, इस पर विचार करते हैं। ऊपर हमने उदाहरण दिया था कि जब कोई डॉक्टर अपने मरीज के विषय में बात करता है तो उसकी भाषा भिन्न होती है, लेकिन वही डॉक्टर जब अपने मित्रों से चाहे पार्टी पर बात कर रहा होता है या अपने जीवन की सामान्य दिनचर्या के विषय में बात कर रहा होता है या अपने किसी मित्र से बात कर रहा होता है तो वो शब्दावली उसकी भी बिल्कुल भिन्न हो जाती है। डॉक्टर होते हुए भी अपने डॉक्टर वाली शब्दावली का प्रयोग वहाँ नहीं करता हुआ दिखाई देता है। उसका जो भाषा व्यवहार है ऑपरेशन की मेज पर उसी डॉक्टर मित्र के भाषा व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता हुआ दिखाई देता है। कहने का आशय यह है कि जो पहली स्थिति में वह अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरी स्थिति में वह औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी स्थिति में उसकी भाषा चिकित्सा विज्ञान की प्रयुक्ति के भीतर आएगी, जबकि पहली स्थिति में ऐसा होना उसके लिए आवश्यक नहीं है। उपयुक्त आधारों पर हम प्रयुक्ति के निर्धारण में इस्तेमाल होने वाली भाषा पर विचार किए और इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो प्रयुक्ति है वो उसके निर्मिति के आधार पर निर्धारित होती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उपयुक्त जो चारों आधार हर प्रयुक्ति के संबंध में बराबर मात्रा में लागू होते हैं, ये आधार वस्तुतः मोटे तौर पर निर्धारित किए जा सकते हैं। दो प्रयुक्तियों के बीच में कभी किसी एक या दो आधारों पर बल रहता है तो कभी अन्य आधारों पर बल दिया जाता है। सामान्य या समाज और जीवन के विविध क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की जो प्रयुक्तियाँ होती हैं या उसके क्या प्रयुक्तियाँ हो सकती हैं, ये विचारणीय है। इस पर हम लोग आगे विचार करते हैं कि सामान्य व्यवहार की प्रवृत्ति अलग होगी, साहित्यिक प्रवृत्ति या वाणिज्य व्यापार की प्रवृत्ति, विविध प्रवृत्ति या वैज्ञानिक प्रवृत्ति, ये हमें इसके विविध रूप दिखाई देंगे। मीडिया या पत्रकारिता संचार माध्यम में जो संबंधित प्रयोग होती है वो भी भिन्न होती है, या विज्ञापन की भाषा में जो प्रयुक्ति हमें दृष्टिगत होती है वह भी बिल्कुल अलग होती है। तो इन प्रयुक्तियों के अलावा भी और तरह की प्रवृत्तियाँ आवश्यकता अनुसार प्रयोग में विकसित होती जाती हैं, उन पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
और हिंदी की जो प्रयुक्तियाँ हैं या और प्रयोजनमूलक हिंदी है, उस पर हम पुनः विचार करते हैं कि किस प्रकार से भाषा की जो मौजूदा प्रयुक्तियाँ हैं, ये रजिस्टर वर्तमान जीवन के संदर्भों में जो निर्मित या निर्धारित होती है, उन पर विचार करना आवश्यक है। वस्तुतः समाज का विकास या अन्य किसी क्षेत्र में जब भी होगा तो उसमें संबंधित भाषा की जो नई प्रयुक्तियों का विकास उसी के समानांतर होता चला जाता है। हम पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का तेजी से विकास आधुनिक युग में आकर होने लगा है। एक तरह से आधुनिक काल की ही ये इजाद है, आधुनिक काल की ही खोज है प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग, उसका चलन। और आज के आधुनिक काल में इसका आकार दिनों दिन उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इस कारण बदलती हुई जीवन स्थितियों में भाषा को नए दायित्वों से होकर गुजरना पड़ता है और उसने नई अर्थ छवियाँ और नए विकसित हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल से पूर्व जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, वो चाहे कृषि की, शिल्प और शिल्प की थी, वह मुख्य रूप से इसी पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, शिल्प पर आधारित थी। कृषि, हस्तशिल्प, शिल्प और व्यापार संबंधी जो प्रयुक्तियाँ हमारी बोलियों में मौजूद थी, आधुनिक औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक विकास के साथ हिंदी भाषा नई प्रयुक्तियाँ निर्मित करने लगा है और हिंदी भाषा का प्रयोग हम करते करते उन क्षेत्रों से संबंधित जो प्रयुक्तियाँ हैं वो भाषा में विकसित होती जा रही हैं। तो एक प्रकार से हम लोग देखें कि हिंदी भाषा की जो प्रमुख वर्तमान प्रयुक्तियाँ हैं उसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सामान्य व्यवहार या बोलचाल की भाषा हिंदी में किस प्रकार की प्रयोक्ता का चलन होता है या प्रयोग हो रहा है, इस पर विचार कर सकते हैं। साहित्यिक हिंदी की प्रयुक्ति के विषय में विचार कर सकते हैं। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी प्रयुक्तियाँ किस प्रकार से प्रयुक्त हो रही है, उस पर विचार कर सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के रूप में कैसे प्रयोग हो रही है, कार्यालय हिंदी या विविध क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली हिंदी, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, संचार माध्यमों में और विज्ञापन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 9 प्रकार की प्रयुक्तियाँ हमें दिखाई देती है जो विशेष रूप से वर्तमान में चलन में है। यदि हम उल्लिखित अभी जिन पर हमने चर्चा किया आपसे ये विद्यार्थियों, उनमें पहली 2 को छोड़ दें अगर हम, तो शेष जो 7 प्रयुक्तियाँ का संबंध है वो प्रयोजनमूलक हिंदी से है। पहली प्रयुक्ति यानी कि सामान्य बोलचाल की भाषा अनौपचारिक होती है, साथ ही इसमें बड़ी व्यापक छूट होती है। जरूरत पड़ने पर हम किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति का समावेश उसमें कर सकते हैं या करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी यानी जो साहित्यिक भाषा है, इसमें इस प्रकार की बहुत छूट रहती है कि वह भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। साथ ही साहित्य के अपने अपने बंधनों और अनुशासनों को भी अवसर के अनुसार अपनाया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी प्रयुक्तियाँ हैं व्यवसाय विशेष या ज्ञान विशेष से संबंधित होती हैं, उनसे परिचय के लिए हम विषय का ज्ञान और व्यवसाय में सक्रिय होने की आवश्यकता होती है। और जब हम जिस व्यवसाय या जिस क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाली प्रयुक्तियों से हम अवगत हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की या पढ़ने की विद्यार्थियों को आवश्यकता क्या है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि आखिर एक सामान्य हिंदी है जिसका हम लोग बराबर अध्ययन करते हैं, पठन पाठन में हमारे दिखाई देती है, समाचार पत्रों में जिसको पढ़ते हैं, फिर उससे भिन्न एक प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ने की, समझने की या उसकी होने की आवश्यकता क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका समाधान देने का हम प्रयास करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की ज़रूरत क्या है या हिंदी भाषा को पढ़ना लिखना जो जानते हैं उनको अलग से इससे परिचित होने की आवश्यकता क्या है, या उसमें जो रचित साहित्य रुचि से पढ़ते हैं फिर हमारा भाषा ज्ञान पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में प्रयोजनमूलक जो हिंदी है हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है, उसकी क्या आवश्यकता है। जब साहित्यिक हिंदी एक तरफ है जिसे हम पढ़ते हैं, जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक है, चिंतन युक्त है, वैचारिक है, उसके होते हुए हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ती है या हम उसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो ये विद्यार्थियों आपके लिए
ये सवाल महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान आप तक पहुँचे। तो पहले हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में जो प्रयोजनमूलक हिंदी है, वो हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है, हम इसी पर बातचीत करते हैं। किसी भाषा को लिखना, बोलना, जानना हम सबके लिए आवश्यक होता है। उसका साहित्य पढ़कर हम उस भाषा के जो विविध भाव भंगिमाएँ हैं, उससे परिचित होते हैं। किंतु साहित्य पढ़कर आप उस भाषा की विविध भाव भंगिमाओं को जान सकते हैं। साहित्य भाषा का एक पक्ष होता है, उसमें उस भाषा को बोलने वालों के जीवन के अनुभव निहित होते हैं, उसकी आकांक्षाएँ होती हैं, आशाएँ होती हैं, उसका चिंतन और दृष्टिकोण होता है। उसमें उस भाषा को बोलने वाले की मनःस्थिति का तो पता हमें चल जाता है, लेकिन वहीं पर उसके जीवन का दूसरा भी पक्ष होता है, जो पक्ष उसका सामाजिक होता है, जो उसके सामाजिक जीवन के साथ उसकी भूमिकाओं का होता है, उसके सामाजिक कार्यकलाप और व्यवहार और कार्यकलापों का जो माध्यम है, वो उसका होता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रयोजनमूलकता की या प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता पड़ती है और हम इसीलिए प्रयोजनमूलक की आवश्यकता को महसूस करते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं और इसीलिए आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आम जीवन में या साहित्यिक भाषा के अलावा हमें अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें कार्य विशेष में या क्षेत्र विशेष में बहुत सहयोगी होती है। हमारी क्षमता को, हमारे ज्ञान को, हमारी अभिव्यक्ति को बढ़ाने का माध्यम बनती है, वो प्रयोजन। इसीलिए भाषा का प्रयोजनमूलक जो पक्ष है, उसके साहित्यिक पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। साहित्यिक पक्ष अपनी जगह है, उसका स्थान और उसकी महत्ता अपनी जगह है, लेकिन उससे कम महत्व प्रयोजनमूलक हिंदी या भाषा नहीं रखती है, क्योंकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, व्यवहार जीवन यापन के विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रयोजनमूलकता का ही प्रयोग करते हैं, प्रयोजनमूलक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और जो हमारे रोजगार से संबंधित है, जो हमारे जीविकोपार्जन से संबंधित है, जो हमारे जीविकोपार्जन का माध्यम बनती है, वो भाषा प्रयोजनमूलक है। वो भाषा कहीं न कहीं से जिसका हम अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने कार्यालय में या क्षेत्र विशेष में प्रयोग करते हैं, वो प्रयोजनमूलक हिंदी है। इसलिए इसकी महत्ता अपने आप में ही बहुत महत्व रखती है। इस बात को हम एक उदाहरण देकर के समझाना चाहेंगे कि बीए के विद्यार्थी के रूप में कोई विद्यार्थी जैसे हिंदी पढ़ता है, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा पढ़ता है, लेकिन वहीं पर भाषा के प्रश्न पत्र में व्याकरण संबंधी या साहित्य संबंधी सवालों के सही उत्तर देना ज़रूरी होता है। लेकिन जिसकी भाषा की ज़रूरत खत्म नहीं होती है, निश्चित रूप से भाषा की अपनी जगह उसकी ज़रूरत है, लेकिन वहीं पर इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, वाणिज्य विज्ञान, अर्थशास्त्र है, इनके प्रश्न पत्रों में पूछे गए जो सवाल हैं या उनका उत्तर जो विद्यार्थियों को देना होता है, उसका माध्यम भाषा होती है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता होती है और यह भाषा माध्यम, चाहे वह अंग्रेज़ी का हो या हिंदी का हो, हमें इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने समझा है, उसको बेहतरीन तरीके से हम अभिव्यक्ति दे सकें और उस विशेष शब्दावली में हम व्यक्त करके अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। उदाहरण के तौर पर यदि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि धनराशि के हिसाब किताब को लेखाकरण कहा जाता है। अब लेखाकरण शब्द है, कहने के लिए हिंदी का शब्द है, कहने के लिए हिंदी शब्दकोश में आपको लेखाकरण मिल जाएगा, लेकिन ये जिस प्रकार से वाणिज्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, वाणिज्य को पढ़ने के लिए इसकी संप्रेषण, इस शब्द के माध्यम से संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी महत्ता इसी से उद्घाटित हो जाती है। इसी तरह जिस चेक को बैंक भुगतान करने से इनकार करता है, उसे अस्वीकृत चेक कहते हैं। यदि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो भी यदि आपके सामने दो शब्द हैं, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, ये दोनों ही शब्द राष्ट्र और शब्द से बने हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर हमें पता होगा कि विषय को भली बात तभी समझ पाएंगे जब दोनों के अंतर के मूलभूत अंतर को समझते होंगे। एक उदाहरण के तौर पर हम इस पर और आगे बात करते हैं कि जैसे क्रिकेट का मैच हो, आपको देखा कोई सुन रहा हो और उसको कार्य सौंपा जाता है कि वो
किसी हो रहे खेल का वो कमेंट्री करे। तो ऐसी स्थिति में उसको केवल हिंदी भाषा आना आवश्यक नहीं है या पर्याप्त नहीं है, या अंग्रेजी भाषा आना पर्याप्त नहीं है अगर उसको कमेंट्री अंग्रेजी में करना है या हिंदी में करना है। इसके लिए उसको उस खेल विशेष से संबंधित शब्दावली से अवगत होना आवश्यक है, और इसी को हम कहीं न कहीं रोजगार परक या प्रयोजनमूलक हिंदी से जोड़कर देखते हैं, और इसकी आवश्यकता को इसीलिए अनुभव करते हैं कि ऐसी स्थिति में बिना अन्य प्रयोजनमूलक शब्दावली के कार्य को संपन्न कर पाना सफलतापूर्वक असंभव अनुभव होता है। तो इसी प्रकार हर एक खेल की, हर एक क्षेत्र विशेष की अपनी शब्दावली होती है, उसका अपना मुहावरा होता है। तो भाषा आपके माध्यम का कार्य करती है। विषय विशेष की शब्दावली और बातचीत करने का जो तरीका है उसका पता होना बहुत आवश्यक होता है, या जानकारी भी भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप की ही जानकारी है। इसलिए विविध क्षेत्रों में या क्षेत्र विशेष में हमें किसी शब्दावली का ज्ञान होना वो कहीं न कहीं से प्रयोजनमूलक स्वरूप की तरफ इंगित करता है। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा की ज़रूरत हम सबके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपरिहार्य रूप से है, और यही कारण है कि प्रयोजनमूलक हिंदी और प्रयोजनमूलक भाषा या फंक्शनल लैंग्वेज की आज अति आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से उत्तरोत्तर मनुष्य प्रगतिशील हो रहा है, विकास कर रहा है, विविध क्षेत्रों में नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए उसे नई शब्दावली की आवश्यकता पड़ रही है, नए शब्दों की गढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है, और इसकी पूर्ति करने में कहीं न कहीं से महत्वपूर्ण भूमिका प्रयोजनमूलक भाषा या प्रयोजनमूलक शब्दावली के माध्यम से ही हो पाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी के जो विविध रूप हैं जिस पर हमने चर्चा किया है, उन पर एक संज्ञावलोकन कर लेते हैं। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हमने बताया था कि हिंदी, तो हम लोग देखते हैं कि जीवन का बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है वाणिज्य और व्यापार। इसका संबंध समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों से होता है। वहीं दूसरी ओर इसका विस्तार किसी भाषी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित न होकर के अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यानी कि वाणिज्य या व्यापार हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, दूसरे देशों के साथ करते हैं जिनकी भाषा का हमें ज्ञान नहीं होता है, जिनकी भाषा के बारे में हमारा कोई विशेष दखल नहीं होता है, फिर भी हमें व्यापार करना पड़ता है, और व्यापार के लिए हमें उस तरह की शब्दावली का आना आवश्यक होता है। भाषी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार होता है। हिंदी काफ़ी समय से देश की संपर्क भाषा रही है, संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है, और सर्वाधिक जरूरत व्यापार के क्षेत्र में संपर्क भाषा की ही पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र की शब्दावली, बात करने का ढंग काफ़ी हद तक परंपरागत होता है। साथ ही औद्योगिकी प्रगति के युग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की जो भाषा है वो अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में हिंदी में भी अंग्रेजी शब्दावली का भरपूर प्रयोग होने लगा है, या उसका समावेश हम कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य आपके सामने रख रहे हैं कि लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन देन के बिल, बीजक, रसीद, कैश, मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे बहिया हुआ, लेन देन हुआ, बीजक हुआ आदि परंपरागत हिसाब किताब की शब्दावली के साथ ही रिकॉर्ड, बिल, कैश, मेमो जैसे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन उनका चलन हिंदी में भरपूर रूप में हो रहा है। अत्यधिक चलन में एक ही जगह पर कोई दूसरा शब्द हम रख करके उस स्थिति का संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम अखबार का बाजार से संबंधित कॉलम पढ़ते हैं तो उसमें व्यापार की खास परंपरागत भाषा शैली हमें दिखाई देती है। जैसे सोने की कीमतों में भारी उछाल, अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि सोने की कीमतों में भारी उछाल आई, या शेयरों में गिरावट, या रुपये में कमजोरी के बीच स्थानीय भूषण निर्माताओं की ओर से सोने की मांग बढ़ने से सराफा बाजार में सोने की उछाल इत्यादि शब्दावली का प्रयोग अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं।
तो इस तरह से व्यापार में या वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग अत्यधिक चलन में है और आज उसकी आवश्यकता है या आप कहिए कि उसकी अनिवार्यता है। इसलिए कहीं न कहीं हम निर्विवाद रूप से इस बात से सहमत होते हुए देखते हैं कि साहित्यिक भाषा से कम महत्वपूर्ण आज की रोजगार या प्रयोजनमूलक हिंदी नहीं है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी की अगर हम बात करें तो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है या परंपरा प्राचीन काल से रही है जो काफ़ी विकसित थी, किंतु मध्यकाल में इसमें कोई नया विकास हमें नहीं दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप संस्कृत भाषा में विज्ञान संबंधी लेखन बहुत हुआ है, किंतु हिंदी में इसकी वैसी परंपरा नहीं रही है। आधुनिक युग में आकर के पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिचय के बाद हिंदी में वैज्ञानिक लेखन का प्रारंभ हुआ, लेकिन परिणाम स्वरूप हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली को अपनाया गया। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि ऐसे ही शब्द हैं जिन्हें हम चलन के रूप में स्वीकार करते हैं और ये हिंदी के ना होते हुए हिंदी जैसे हमें महसूस होते हैं, हमें उसकी अनुभूति देते हैं। तो इस तरह से हम एक शब्दावली उदाहरण के तौर पर देखते हैं जिसे रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम है जिसे रासायनिक पदार्थ कहा जाता है या उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक ही रहती है। उदाहरण के लिए पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जो 2.1 के अनुपात में प्रयुक्त संयुक्त होते हैं। पानी का अणु बनाने के लिए भार के अनुसार 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से युक्त होता है। यह स्थिर रासायनिक संरचना का नियम कहलाता है। इसी तरह ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती या ऊष्मा की गति का दूसरा नियम है जिसे हम लोग अध्ययन कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि शब्दावली की विशेषता के अतिरिक्त एक और बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाषा में अर्थ की एक खास तरह की सुनिश्चितता होती है। जैसे संयुक्त शब्द यहाँ मिलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, विज्ञान में वह केवल इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे भिन्न प्रयोग आप प्रशासनिक क्षेत्र में इस शब्द का देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जॉइंट डायरेक्टर, अब जॉइंट डायरेक्टर को हम लोग संयुक्त निदेशक या संयुक्त सचिव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए देखते हैं। इसी तरह यहाँ ऊष्मा का जो बहना आम बोलचाल में जल के बहने या किसी अन्य तरल पदार्थ के बहने की तुलना में विशिष्ट या सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से उसके प्रयोग के अनुसार उसकी जो अर्थ की निर्मिति है वो एकदम भिन्न हमें दिखाई देती है। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, हम कार्यालय हिंदी की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो वह भी हिंदी साहित्य को पढ़ करके या साहित्यिक भाषा को पढ़ करके किसी भी भाषा को हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इसलिए हम जो कार्यालयी भाषा है या ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे अवगत होना आवश्यक है। इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता है और इसको हम कुछ एक उदाहरणों के रूप में देखेंगे। जैसे कार्यालयी हिंदी से जो सीधा अर्थ है इसका वो प्रशासनिक क्षेत्र में जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है उससे है। प्रशासन का क्षेत्र जो कि सरकारी कामकाज का क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में किस भाषा में काम चलाया जाता है, किस भाषा में कार्य होता है, उससे संबंध रखता है। अतः इस क्षेत्र में जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है उसको हम कार्यालयी हिंदी कह सकते हैं या कार्यालयी भाषा वाली हिंदी कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी का यह रूप वस्तुतः आज़ादी के बाद ही विकसित हुआ है, यद्यपि उसके पूर्व में जो कार्यालयी भाषा थी वो ज़्यादातर उर्दू थी। उर्दू फारसी के रूप में भी ज़्यादा शब्दावली का प्रयोग मिलता है। न्यायालय में आप देखते हैं आज भी जो कार्यालयी भाषा है न्यायालय की वो कहीं न कहीं से उर्दू शब्दावली से बोझिल है। उर्दू शब्दावली का चलन वहाँ अधिक भी दिखाई देता है। तो हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। हिंदी का यह रूप अपनी आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों
अंग्रेजी को राजभाषा बनाया था, लेकिन राजभाषा इंग्लिश होने के बाद भी चलन में उसके समानांतर जो प्रयोग होता था वो उर्दू या फारसी लिपि के तौर पर उर्दू होता था। इससे पहले मुगलों की शासन व्यवस्था के दौरान यदि बात करें तो वहाँ पर फारसी राजभाषा हुआ करती थी। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत उस समय हुई जब देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के बाद ही महसूस किया जाने लगा कि स्वाधीन भाषा, स्वाधीन स्वाधीन देश की जो भाषा है, स्वाधीन देश की जो भाषा है, जो राजभाषा होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। उसकी जिससे उसमें जो आम जनमानस है वो उन बातों को, उन पहलुओं को समझ सके जिस भाषा में वो कार्यालय संवाद करता है, कार्यालय आचार विचार साझा करता है। परिणाम स्वरूप हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। इस तरह हिंदी भाषा को जो नए दायित्व सौंपे गए उसके अनुरूप हम देखते हैं कि शब्दावली और भाषाई मुहावरे का विकास दिनों दिन होता गया। दिनों दिन उसमें भाषाई विकास हमें अधिक दिखाई देता है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज की भाषा है, पद्धति है, वही अपनाई गई जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान थी। अतः इस कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अनुवादक की आवश्यकता पड़ी, या उसको व्यापक स्तर पर अनुवाद कराने की आवश्यकता पड़ी। संपूर्ण कार्यविधि साहित्य अंग्रेजी में था। अब जब कार्यालयी भाषा हिंदी हुई तो हिंदी होने के बाद बात शुरू हुई कि अब उसका अनुवाद होना चाहिए, कार्यविधि साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह कार्यालयी हिंदी के विकास में जो अनुवाद की बात होती है, अनुवाद की भूमिका की बात होती है, वो अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी के उद्भव के पूर्व में जो सारी भाषा की व्यवस्था थी, या विचारों के या कार्यालयी भाषा की जो व्यवस्था थी वो दूसरी भाषा होनी थी। इसीलिए अनुवादकों की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए अनुवाद कराने की आवश्यकता पड़ी। और हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में या 1947 के बाद जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, उसके बाद शब्दावली शब्दों को बनाने के लिए, सब नए नए शब्दों को गढ़ने के लिए अलग कार्यालय की स्थापना की गई, और उसके माध्यम से अनुवाद महत्वपूर्ण शब्दावली का अनुवाद किया गया हिंदी में। और फिर इस तरह से प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत अनुवाद की व्यवस्था के फलस्वरूप हमें लगभग कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली से परिचय हो सका। कार्यालय हिंदी के स्वरूप को देखने पर हम पाते हैं कि उसमें सरलता, स्पष्टता और सुबोध गम्यता होना नितांत आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि अनुवाद इतने उटपटांग तरीके से कर दिए जाते हैं कि जो शब्द का मूल अर्थ है वो कहीं से विलुप्त हो जाता है, और उसकी जगह पर एक नया शब्द या बहुत क्लिष्ट शब्द के रूप में हमें अनुवाद दिखाई देता है। यह लगातार अनुवादकों के सामने एक चुनौती रही है, या कार्यालय हिंदी की या कार्यालय भाषा की सामने एक चुनौती रही है कि हमें ऑफिशियल लैंग्वेज को या उनमें प्रयुक्त होने वाली भाषा का अनुवाद इतनी सरलता से किया जाना चाहिए कि ताकि वो उसके संप्रेषण में या उसके पठन पाठन समझने में हमें कोई क्लिष्टता नज़र ना आए, उसमें स्पष्टता बनी रहे। यही कारण है कि भाषा उन लोगों की समझ में आनी ज़रूरी है जिनके लिए वो अनुवाद की जा रही है। प्रशासन किया जा रहा है, ये लोग हैं, आम जनता के लिए भी भाषा है, इसलिए उसका लोग
उपयोग है, आम जनता के लिए भी भाषा है, इसलिए उसको समझने की समझ भी आम आम जनमानस तक पहुँचनी आवश्यक है। कार्यालय की भाषा औपचारिक भाषा होती है, योग विज्ञान की भाषा भी औपचारिक ही होती है, लेकिन कार्यालयी भाषा की जो औपचारिकता है, अधिकारी तंत्र के पद अनुक्रम पर अगर हम देखें कि उन पर ही आधारित होती है। अपने से उच्चतर अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी से एक खास तरह की औपचारिकता का निर्वहन एक भाषा के माध्यम से करता है। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जब भी कोई सरकारी पत्र या कार्यालयी पत्र का अवलोकन करते हैं, तो उसमें पाते हैं कि बिल्कुल बधी बनाई व्यवस्था के तहत ही या एक बने बनाए पैटर्न पर ही हम उसमें संबोधन रखते हैं, या उसमें जैसे सेवा में भारत सरकार मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक कार्यालय, उसके बाद फिल्म लिखना शुरू करती है, सेवा में अवर सचिव विदेश व्यापार मंत्रालय नई नई दिल्ली इत्यादि महोदय, फिर सीधे विषय पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो समाचार इस प्रकार के जो पत्र हैं, आवेदन पत्र हैं, उनकी शब्दावली एकदम बिल्कुल होती है, उनका प्रयोग एकदम नहीं होता है। इसी तरह अगले बिंदु पर हम बात करें कि विविध विधि के क्षेत्र में जब हिंदी की बात होती है, विधि के क्षेत्र में किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग आज चलन भी है। जहाँ उर्दू या फारसी का चलन था या अंग्रेजी का चलन था, अब वहाँ पर वर्तमान में हिंदी किस प्रकार से चलन में है, हिंदी का किस प्रकार से अदालतों में, न्यायालयों में उसका प्रयोग हो रहा है, वो विचारणीय है। हालांकि ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में पश्चिमोत्तर प्रदेश में जो अदालती कामकाज था, फारसी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग के आदेश भी दिए जाते थे, लेकिन व्यवहार में कचहरियों की भाषा थी वो उर्दू ही थी। कालांतर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होने से हिंदी का महत्व केंद्रीय न रह करके हाशिए पर चला गया। आज़ादी के बाद जब हिंदी को राजभाषा प्राप्त हुआ, विधि एवं न्यायालय में भी उसे अपनाने की बात उठी, लोगों ने आवाज़ उठाई, तो इसके लिए विधि शब्दावली निर्धारित की गई। विधिक भाषा की शब्दावली में अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित करते समय संस्कृत और जो अरबी फारसी शब्द है शब्दावली है, उसको आधार स्वरूप बनाया गया। विधि की भाषा बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है। उसका एक निश्चित अर्थ होता है, लक्ष्य होता है, क्योंकि उसमें जो भी कुछ कहा जाता है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित। होता है, उसका यदि हम साहित्यिक रूप में निकालने लगेंगे तो कभी भी किसी निर्णय तक बात पहुंच नहीं पाएगी। जो न्यायाधीश है उसका जो जजमेंट है वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है उतना ही उसके सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए एक ही बात को भी। इसलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली जो हिंदी है उस पर स्पष्टता और एकार्थकता का होना अत्यंत अनेकार्थ होंगे, तो इससे बहुत विषम स्थिति उत्पन्न होगी।
इससे फिर निर्णय देने में न्यायालय के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए उसमें एकार्थकता का होना अति आवश्यक है। यही कारण है कि संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयोग